क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में गिर जाए तो उस ऑब्जेक्ट के एटम्स के साथ क्या होता है? क्या वो एटम बस यूं ही गायब हो जाएगा या फिर पार्ट्स में बट जाएगा? क्या ये भी हो सकता है कि एटम की प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएं? और अगर हम उस एटम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, उसके अंदर के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, उन सब का क्या होगा? क्या वो भी क्रश हो जाएंगे या फिर उनका कोई हिस्सा बच पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब वो एटम उस अनजानी जगह यानी ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी तक पहुंचता है, वहां क्या होता है? सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह जहां ना स्पेस का कोई मतलब है, ना टाइम का। वहां फिजिक्स भी फेल हो जाती है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में एटम्स के साथ क्या होता है? तो चलिए इस कॉस्मिक जर्नी को शुरू करते हैं। एटम यानी हमारे ब्रह्मांड की सबसे फंडामेंटल इकाई है। हम हमारी अर्थ, हवा, पानी, पहाड़, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, सब कुछ एटम से ही बना है। एक एटम के तीन मुख्य हिस्से होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उनके चारों ओर एक क्लाउड में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है, यानी 10 की पावर -10 मीटर्स। अब सोचिए, इतना छोटा एटम अगर किसी ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा? ब्लैक होल एक ऐसा रीजन जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती, यानी वहां कुछ भी जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। अब जैसे जैसे कोई चीज, चाहे वो स्पेसक्राफ्ट हो या सिर्फ एक एटम, जैसे ही ब्लैक होल के पास जाता है, वो एक पॉइंट को क्रॉस करता है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन को आप ब्लैक होल का नो रिटर्न जोन कह सकते हैं। एक बार ये सीमा पार हो गई तो फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। एटम जैसे ही इस सीमा के पास पहुंचता है, वहां की ग्रेविटी उसकी स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करने लगती है, एकदम धीरे धीरे लेकिन बहुत दर्दनाक तरीके से। और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पेगेटिफिकेशन। इसमें ग्रेविटी इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ऑब्जेक्ट के एक एंड और दूसरे एंड पर लगने वाली फोर्स में ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। यह प्रक्रिया किसी भी चीज को खींचकर धागे जैसी पतली बना देती है और अंत में वो चीज टूटकर नष्ट हो जाती है। मान लीजिए कि कोई मैसिव एक्सोप्लैनेट जो किसी डिस्टेंट गैलेक्सी में ऑर्बिट कर रहा है, अचानक किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आ जाए। जैसे जैसे वो एक्सोप्लैनेट ब्लैक होल की ओर खिंचता है, उसका आगे वाला हिस्सा जो सिंगुलैरिटी के ज्यादा पास होता है, उस पर ग्रेविटी का जोर बहुत बहुत अधिक पड़ता है, जबकि पीछे वाला हिस्सा थोड़ा कम फोर्स महसूस करता है। इस डिफरेंस की वजह से पूरा प्लैनेट धीरे धीरे स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है और एक स्टेज पर वो इतना इलोंगेट हो जाता है कि उसकी शेप किसी लंबी नूडल जैसी हो जाती है। एटम तो माइक्रोस्कोपिक है, तो क्या एटम पर भी स्पैगेटिफिकेशन होगा? इसका जवाब है हाँ, लेकिन एटॉमिक स्केल पर। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, वो ग्रेविटेशनल टाइडल फोर्सेस के कारण ऑर्बिट से बाहर निकल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं। इस स्टेज पर एटम डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन तो कंपैरेटिवली हल्के होते हैं, तो संभव है कि वो हाई एनर्जी में रेडिएट हो जाएं या सिंगुलैरिटी में कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएं। अब न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद भी छोटे पार्टिकल्स यानी क्वार्क्स से बने होते हैं। तो अगला सवाल उठता है, क्या सिंगुलैरिटी इतनी ताकतवर होती है कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़ दे? इसके जवाब के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी की दुनिया में जाना पड़ेगा, और यहीं से चीजें वियर्ड होनी शुरू होती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रह्मांड में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, लेकिन जनरल रिलेटिविटी के अनुसार सिंगुलैरिटी में हर चीज, हर मास, हर एनर्जी इनफाइनाइट डेंसिटी में कंप्रेस हो जाती है। यानी एटम के क्वार्क्स भी वहां जाकर शायद क्रश्ड हो जाते हैं, या उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है जिसे हम समझ ही नहीं सकते। सिंगुलैरिटी की सबसे बड़ी समस्या यही है, वहां पर हमारी फिजिक्स काम नहीं करती। वहां पर स्पेस टाइम खुद ब्रेक हो जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि टाइम आगे बढ़ रहा है या पीछे। वहां कॉज और इफेक्ट की कोई परिभाषा नहीं बचती। हमारा पूरा मैथमेटिकल सिस्टम वहां कोलैप्स हो जाता है। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि कोई भी मास अगर सिंगुलैरिटी में गिरता है तो वो एक इनफाइनाइट डेंस पॉइंट में मर्ज हो जाता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पार्टिकल्स कभी कंप्लीटली जीरो वॉल्यूम में नहीं समा सकते। यहां पर दो थ्योरीज जो इंडिविजुअली बहुत एक्यूरेट है, लेकिन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करने लगती हैं। तो साइंटिस्ट ने कुछ ऑल्टरनेटिव सोचे।
स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन की बात की, एक ऐसी रेडिएशन जो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास क्वांटम फ्लक्चुएशंस के कारण निकलती है। इन फ्लक्चुएशंस में वर्चुअल पार्टिकल्स बनते हैं और कुछ ही समय में वैनिश हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी इनमें से एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और दूसरा बाहर रह जाता है। बाहर वाला पार्टिकल हमें रेडिएशन के रूप में दिखाई देता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रेडिएशन एटम को वापस नहीं लाती, बल्कि सिर्फ उसकी एनर्जी को यूनिवर्स में रिलीज करती है। यानी एटम अपने फिजिकल फॉर्म में वापस नहीं आता, लेकिन शायद उसकी क्वांटम इंफॉर्मेशन हॉकिंग रेडिएशन में किसी रूप में बची रहती हो। अब कुछ और रेडिकल थ्योरीज की बात करें तो स्ट्रिंग थ्योरी सजेस्ट करती है कि सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, ये सब एक्चुअली छोटे छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। अगर ये सच है तो सिंगुलैरिटी में भी ये स्ट्रिंग्स अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रख सकते हैं। लेकिन ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स बहुत ही हाई एनर्जी वाले डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे यूनिवर्स के लॉज से अलग हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एटम सिंगुलैरिटी में जाकर किसी दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट हो जाए, या फिर वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स में एंटर कर जाए? कुछ फिजिसिस्ट्स ऐसा मानते हैं कि ब्लैक होल्स दरअसल एक पोर्टल हो सकते हैं दूसरे ब्रह्मांडों की ओर। सिंगुलैरिटी में गिरा एटम वहां क्रश्ड नहीं होता, बल्कि एक व्हाइट होल से बाहर निकलता है। व्हाइट होल एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जहां से सिर्फ मैटर बाहर आता है, अंदर नहीं जाता। कुछ लोग मानते हैं कि बिग बैंग भी शायद एक व्हाइट होल का एक्सप्लोजन था, जो किसी और यूनिवर्स के ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी था। यानी जो एटम हमारे यूनिवर्स के ब्लैक होल में गिरा, वो किसी और यूनिवर्स की शुरुआत कर सकता है। ये दिमाग हिला देने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, लेकिन फिजिक्स में ये पॉसिबिलिटीज मैथमेटिकली एग्जिस्ट करती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हो सकता है कि ये सब कुछ एक सिमुलेशन हो, यानी हमारे यूनिवर्स का हर एटम, हर ब्लैक होल, हर सिंगुलैरिटी एक बड़े कंप्यूटर कोड का हिस्सा है। अगर ऐसा है तो सिंगुलैरिटी उस कोड का रीसेट पॉइंट हो सकता है, जहां इंफॉर्मेशन को कंप्रेस किया जाता है या दूसरे सिस्टम में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। अब प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या एटम ब्लैक होल में गिरता है तो सिक्वेंशली उसके साथ ये होता है। सबसे पहले उसके इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हो जाते हैं, फिर न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल में टूट जाते हैं। उनके अंदर के क्वार्क्स, जिनका बिहेवियर हम पूरी तरह नहीं समझते, शायद सिंगुलैरिटी में मर्ज हो जाते हैं या अननोन फिजिक्स में एंटर कर जाते हैं। हमारी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ये एटम अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन क्या क्वांटम लेवल पर उसकी इंफॉर्मेशन बच सकती है? लेकिन कहां? या तो हॉकिंग रेडिएशन में, या किसी पैरेलल डिमेंशन में, या शायद किसी दूसरे यूनिवर्स में, या फिर हमेशा के लिए खो जाती है। अब तक हमने जो भी समझा है वो मोस्टली थियोरेटिकल है। हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो ब्लैक होल के अंदर जाके देख सके कि सच में वहां क्या हो रहा है। हमने एक ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की हैं जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं, लेकिन सिंगुलैरिटी वो अब भी मिस्ट्री बनी हुई है। ये वो जगह है जहां लॉज ऑफ नेचर साइलेंट हो जाते हैं और केवल सवाल बाकी रह जाते हैं। जो भी प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में आप जान चुके हो। आपका क्या मानना है? क्या एटम की इंफॉर्मेशन वाकई में बचती है या सब कुछ खत्म हो जाता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।